आचार्य प्रशांत जी की पुस्तक है विद्यार्थी जीवन, पढ़ाई और मौज, और उसका 12वां अध्याय आज हमारा आधार है, जिसका शीर्षक है अभिभावकों की इच्छा और कैरियर का चुनाव। बहुत ही सटीक और गहरा अध्याय है ये। तो इस चर्चा का हमारा जो मुख्य मिशन है वो ये समझना है कि आखिर माता पिता अपनी इच्छाएं बच्चों पर थोपते क्यों हैं, असली आज़ादी क्या होती है, और ये जो हम हमेशा जनरेशन गैप या पीढ़ी के अंतर का रोना रोते हैं ना, उसके पीछे का असली कारण क्या है। और इन सब बातों को समझने के लिए हमें एकदम जड़ से शुरुआत करनी होगी। बिल्कुल, और नियम के तौर पर हम हमेशा याद रखते हैं कि हम इस स्रोत का निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे। जब हम किसी भोजनालय में जाते हैं, मेरा मतलब है किसी रेस्टोरेंट में, और वहाँ मेन्यू कार्ड से अपना मनपसंद खाना चुनना होता है, तो वो काम कितना सीधा और आसान लगता है ना? हाँ बिल्कुल, आपको जो पसंद है आप बस उस पे उंगली रख देते हैं और वो डिश आपके सामने आ जाती है। सही कहा। लेकिन जरा सोचिए कि अगर जीवन का सबसे बड़ा फैसला, मतलब हमारा अपना करियर, उसी तरह से चुना जा रहा हो, तो स्थिति कितनी बदल जाती है। अरे तब तो वो मेन्यू कार्ड एक पूरा युद्ध का मैदान बन जाता है। एकदम सच। और उस फैसले में उस मेन्यू कार्ड पर सिर्फ उस युवा की उंगली नहीं होती, बल्कि उसके माता पिता की उंगली भी होती है, जो किसी और ही दिशा में इशारा कर रही होती है। हाँ, और दोनों का इशारा बिल्कुल अलग अलग होता है। मतलब जहां बच्चा सोच रहा है कि वो एमटेक करके प्रोफेसर बनेगा, उसका अपना एक सपना है, वहीं माता पिता अड़े हैं कि नहीं, तुम्हें तो आईएएस अफसर ही बनना है। और ये जो टकराव है ना, ये हमारे समाज के हर दूसरे घर की कहानी है। बिल्कुल, हर दूसरे घर में यही चल रहा है। और देखिए, ये एक ऐसा चौराहा है जहां लोगों की भावनाएं, उनकी उम्मीदें और एक इंसान की व्यक्तिगत आज़ादी, ये सब आपस में बहुत बुरी तरह उलझ जाते हैं। हाँ, एक जाल सा बन जाता है। सही कहा। अक्सर लोग इस टकराव को ना बस एक साधारण सी बहस मान लेते हैं कि चलो घर की बात है, लेकिन अगर इसकी गहराई में जाया जाए तो ये लड़ाई सिर्फ इस बात की नहीं है कि कौन सा पेशा या करियर बेहतर है। तो फिर ये लड़ाई असल में किस चीज की है? ये लड़ाई असल में इस अधिकार की है कि जीवन की दिशा तय कौन करेगा, जीवन की डोर किसकी हाथ में होनी चाहिए। ये बहुत ही दिलचस्प बात कही आपने। और इसी अधिकार की लड़ाई को पूरी तरह से डिकोड करने के लिए आज के इस गहराई से विश्लेषण में हम एक बहुत ही शानदार स्रोत सामग्री पर चर्चा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो किसी भी स्थिति को समझने के लिए ये सवाल उठाना जरूरी है कि कोई भी कहानी एकदम बीच से तो शुरू होती नहीं है। हाँ, हर चीज का एक आधार होता है। तो अगर माता पिता कोई सलाह दे रहे हैं, अपने बच्चे को किसी खास करियर की तरफ धकेल रहे हैं, तो उसके पीछे उनकी असली नीयत क्या होती है? क्या वो सच में विलन है? देखिए, ये सवाल हमारी आज की पूरी चर्चा की नींव है। स्रोत सामग्री हमें बहुत स्पष्ट रूप से बताती हैं कि आमतौर पर कोई भी माता पिता जब कोई सलाह देते हैं तो उनकी मूल नीयत हमेशा भलाई की ही होती है। मतलब वो जानबूझकर बुरा नहीं चाहते? बिल्कुल नहीं, वो जानबूझकर कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहेंगे। लेकिन, और यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है, नीयत अच्छी होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसका जो परिणाम आएगा वो भी हमेशा अच्छा ही होगा। नियत अच्छी है पर नतीजा बुरा हो सकता है। हाँ, और इसे समझाने के लिए ना स्रोत में एक बहुत ही सटीक उपमा दी गई है, एक चिकित्सक की, यानी डॉक्टर की। अरे हाँ, वो डॉक्टर वाला उदाहरण, वो सच में बहुत सोचने पर मजबूर करता है। आप ही बताइए उस उदाहरण के बारे में। तो अगर हम उस स्थिति की कल्पना करें, मान लीजिए एक डॉक्टर है जो किसी मरीज का इलाज कर रहा है। वो उसे एक दवाई लिख कर देता है। ठीक है। कुछ समय बीत जाता है और ये बिल्कुल साफ नजर आने लगता है कि वो दवाई मरीज पर काम नहीं कर रही है। मतलब फायदा तो छोड़िए, शायद उस दवाई से मरीज को और नुकसान ही हो रहा है, उसकी हालत बिगड़ रही है। हाँ, मरीज की तकलीफ बढ़ रही है। लेकिन वो जो डॉक्टर है ना, वो अपनी बात पर एकदम अड़ा रहता है। वो कहता है कि नहीं, मरीज को यही दवाई खानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास 20 साल का अनुभव है और मैंने चिकित्सा विज्ञान पढ़ा है। तो यहाँ स्रोत ये सवाल उठाता है कि क्या वो डॉक्टर सच में उस मरीज का इलाज कर रहा है? और इसका जवाब बहुत ही सीधा है, बिल्कुल नहीं। इस स्थिति में वो डॉक्टर मरीज का इलाज कर ही नहीं रहा है। तो वो कर क्या रहा है? वो असल में अपनी अहंकार का इलाज कर रहा है। वो अपनी ईगो को संतुष्ट कर रहा है। अरे वाह, ये बहुत गहरी बात है, अपने अहंकार का इलाज। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो डॉक्टर हो या कोई और, अपने अनुभव और अपने ज्ञान को वास्तविकता से ऊपर रखने लगता है ना, तो वो सामने वाले का भला कभी कर ही नहीं सकता। मतलब जो सामने दिख रहा है उसे अनदेखा कर देना? हाँ, अगर दवाई नुकसान कर रही है, बच्चा परेशान है और फिर भी आप वही चीज उस पर थोप रहे हैं, तो वो डॉक्टर उस मरीज का हित ऐसी नहीं रहा, उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। बाप रे, ये तो एक बहुत ही कठोर निष्कर्ष है। कठोर है लेकिन सच है।
अगर हम इसे सीधे सीधे परिवार के संदर्भ में रखकर देखें तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जब माता पिता ये साफ देख रहे हैं कि उनकी थोपी हुई इच्छा से बच्चा दुखी हो रहा है, वो एमटेक करना चाहता है पर आईएएस की तैयारी में घुट रहा है, तनाव में है, जी, और फिर भी माता पिता अपने 20-25 साल के अनुभव का हवाला देकर उसे उसी दिशा में धकेलते रहते हैं, तो वो अनजाने में उसी डॉक्टर वाली भूमिका में आ जाते हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। वो अनजाने में दुश्मन की तरह काम करने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक उलझन है। अगर माता पिता की नीयत प्यार की है, जैसा कि हमने पहले कहा, तो प्यार का ये रूप इतना घुटम भरा क्यों हो जाता है? मतलब फिर सच्चा प्यार कैसा होना चाहिए? ये बहुत ही जरूरी सवाल है और स्रोत सामग्री इसी बिंदु पर सच्चे प्रेम की जो परिभाषा देती है वो एकदम स्पष्ट है। सच्चा प्रेम ना कभी भी ये शर्त नहीं रखता कि सामने वाला व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी इच्छा के अनुसार चले। बिल्कुल, अगर किसी इंसान के मन में दूसरे के लिए वाकई गहरा प्रेम है, सच्चा प्रेम है, तो उसका सबसे पहला उद्देश्य ये कभी नहीं होगा कि मेरी बात मानी जाए या मेरे आदेश का पालन हो। तो उसका उद्देश्य क्या होगा? उसका एकमात्र उद्देश्य ये होगा कि सामने वाले की भलाई हो, वो खुश रहे, और सबसे बड़ी बात, वो इंसान इस काबिल बन जाए कि अपनी इच्छा से अपनी जीवन यात्रा खुद तय कर सके। अच्छा, तो यहाँ प्रेम का सीधा अर्थ आजादी देने से जुड़ जाता है। हाँ, प्रेम कभी किसी पर अपनी बात लादता नहीं है। वो तो ये कहता है कि तू इस काबिल हो जा कि तू अपनी ही इच्छा से चल सके। सुनने में तो ये बात बहुत ही आदर्शवादी और खूबसूरत लगती है, तू अपनी इच्छा से चल। है ना? लेकिन अगर हम अपनी व्यवहारिक दुनिया में झांक कर देखें तो स्थिति बिल्कुल इसके उलट नजर आती है। वो कैसे? मतलब बच्चे अक्सर आज़ादी की मांग तो बहुत जोर शोर से करते हैं कि हमें अपनी मर्जी का करियर चाहिए, अपनी आज़ादी चाहिए, लेकिन असल में गहराई में देखें तो वो उसी मानसिक सहारे और निर्भरता को प्यार समझ बैठते हैं जो उन्हें बचपन से मिल रहा होता है। बिल्कुल। और ये निर्भरता को प्रेम समझने की बहुत बड़ी भूल है। ये कोई आज की बात नहीं है, ये भ्रम पीढ़ियों से चला आ रहा है। हाँ, और जब तक कोई व्यक्ति खुद इस भ्रम को नहीं तोड़ता, तब तक वो अपनी असली आज़ादी के लिए खड़ा ही नहीं हो सकता। और इस भ्रम को तोड़ने के लिए स्रोत में जो बचपन वाला उदाहरण दिया गया है वो मुझे बहुत ही प्रासंगिक लगा। हाँ, वो जूते के फीते वाला उदाहरण। बिल्कुल, बचपन की उस अवस्था की कल्पना कीजिए जब किसी बच्चे को अपने कपड़े खुद पहनना नहीं आता या खाना खुद खाना नहीं आता। जी, उस वक्त माता पिता ही उसके जूते के फीते बांधते हैं, अपने हाथों से उसे निवाला खिलाते हैं। उस उम्र में तो वो प्यार है और बच्चे की जरूरत भी है। हाँ, तब तो बच्चा पूरी तरह असहाय होता है। लेकिन आप मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 22 या 25 साल का हो गया है, वो शारीरिक रूप से पूरी तरह बड़ा हो चुका है, जवान है, ठीक है। और वो अभी भी सोफे पर बैठकर इंतजार कर रहा है कि मेरे माता पिता आएं, मुझे खाना खिलाएं या मेरे जूते के फीते बांधें, तो ये स्थिति कैसी लगेगी? अरे, ये स्थिति तो ना केवल अजीब लगेगी, बल्कि ये उस व्यक्ति के पूरे मानसिक विकास पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर देगी। कोई भी समझदार इंसान इसे स्वस्थ या सामान्य स्थिति नहीं मानेगा। बिल्कुल नहीं मानेगा। और मजे की बात यह है कि ठीक यही बात हमारे जीवन के बड़े निर्णयों पर भी लागू होती है। कैसे? अगर हम अपने जीवन के इतने बड़े फैसलों में, जैसे कि करियर का चुनाव, इसमें भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि कोई और आके हमारे लिए फैसला ले ले, सब कुछ पका पकाया मिल जाए, तो क्या हम मानसिक रूप से अपने जूते के फीते बनवाने का इंतजार नहीं कर रहे हैं? बहुत सही तुलना की आपने। ये बिल्कुल मानसिक रूप से फीते बंधवाना ही है। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि इस मानसिक पंगुपन को, इस निर्भरता को अक्सर हम आज्ञाकारिता या संस्कार का नाम दे देते हैं। जी हाँ। और इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझाने के लिए स्रोत में चिड़िया के घोंसले और अंडे की एक बहुत ही सुंदर उपमा दी गई है। वो प्रकृति वाला उदाहरण। हाँ, देखिए, जब चिड़िया का बच्चा अंडे से बाहर निकलता है तो वो पूरी तरह असहाय होता है। उसके न पंख होते हैं, न वो देख पाता है। बिल्कुल कमजोर सा। तो वो चिड़िया क्या करती है, वो दूर दूर तक उड़कर जाती है, तिनके लाती है, दाना चुग कर लाती है और अपने बच्चे की चोंच में रखती है। वो उसे हर बाहरी खतरे से बचाती है। ये तो एकदम माता पिता के प्यार जैसा ही है ना? लेकिन उस चिड़िया के जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? क्या उसका लक्ष्य उस बच्चे को हमेशा के लिए उस घोंसले में कैद रखना होता है? नहीं। बिल्कुल नहीं। उसका अंतिम लक्ष्य होता है उस बच्चे को उड़ान भरने के काबिल बनाना। लेकिन अगर वो बच्चा अपने पंखों का इस्तेमाल ही ना करना चाहे तो? मान लीजिए वो अपनी माँ से कहे कि मुझे तो इस घोंसले से और तुम्हारी लाई हुई इस मुफ्त की खुराक से इतना प्यार हो गया है कि मैं जीवन भर यहीं बैठा रहूंगा। अगर ऐसा हो जाए तो सोचिए उस चिड़िया की क्या प्रतिक्रिया होगी।
मुझे लगता है वो बहुत निराश होगी। उसे सबसे गहरी पीड़ा होगी। उसकी सारी तपस्या, उसका सारा संघर्ष ही व्यर्थ हो जाएगा। और ठीक यही बात इंसानी रिश्तों पर भी तो लागू होती है। हाँ बिल्कुल। कोई भी माता पिता ये नहीं चाहते कि उनका बच्चा जीवन भर बैसाखियों के सहारे चलता रहे। अगर कोई बच्चा जीवन भर आश्रित ही बना रहता है तो भले ही माता पिता उसे घर से धक्के मारकर बाहर न निकालें। क्योंकि वो तो माता पिता हैं। हाँ, लेकिन भीतर ही भीतर उन्हें इस बात की बहुत गहरी निराशा होती है कि उनका बच्चा कभी अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं हो पाया, वो कभी उड़ना नहीं सीख पाया। ये बात सच में बहुत भावुक करने वाली है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है जी, जिस पर मुझे लगता है थोड़ा विचार करना जरूरी है। बताइए क्या विरोधाभास? देखिए, अगर हम ये मान लें कि माता पिता का अंतिम लक्ष्य बच्चे को आत्मनिर्भर देखना ही है, ठीक है। और वो बच्चा भी कह रहा है कि मुझे आजादी चाहिए, मुझे अपना चुनाव खुद करना है, हाँ। तो फिर जब वो बच्चा अपनी मर्जी से कहता है कि मुझे एमटेक करना है, तो माता पिता अचानक उसे रोक क्यों देते हैं? वो क्यों पाबंदियां लगाने लगते हैं और कहते हैं कि नहीं, आईएएस ही एकमात्र सही रास्ता है? मतलब अगर वो उसे उड़ता हुआ ही देखना चाहते हैं, तो जब वो उड़ने की कोशिश कर रहा है तो वो उसके पंख क्यों काट रहे हैं? ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है और जो लोग सुन रहे हैं उनके मन में भी ये सवाल जरूर आता होगा। लेकिन इसका जो उत्तर स्रोत सामग्री देती है ना, वो एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। अच्छा, क्या सच्चाई है? देखिए, माता पिता इसलिए पाबंदियां नहीं लगाते क्योंकि उन्हें बच्चे को कंट्रोल करने का कोई शौक है या वो कोई जन्मजात तानाशाह हैं। तो फिर क्यों लगाते हैं? वो पाबंदियां इसलिए लगाते हैं क्योंकि उस बच्चे ने कभी अपनी समझदारी या अपनी परिपक्वता का कोई प्रमाण ही नहीं दिया है। मतलब गलती बच्चे की है। जी हाँ, समस्या माता पिता की उम्मीदों में उतनी नहीं है जितनी बच्चे की अपनी अपरिपक्वता में है। बाप रे, ये तो एक ऐसा नजरिया है जिसे कोई भी युवा आसानी से पचा नहीं पाएगा। बिल्कुल, क्योंकि सच कड़वा होता है। अक्सर तो सारा का सारा दोष माता पिता के रूढ़िवादी विचारों पर मढ़ दिया जाता है कि वो पुराने जमाने के हैं, लेकिन स्रोत सीधा कह रहा है कि गलती बच्चे के पिछले आचरण की है। इसे ऐसे समझिए, स्रोत में एक बहुत ही मजेदार लेकिन गहरा दृश्य है। कल्पना कीजिए, एक पिता अपने बेटे को देख रहा है। पिता देखता है कि बेटे का कद बढ़ गया है, वो शारीरिक रूप से पिता के बराबर या उससे भी लंबा हो गया है। हाँ, शरीर तो बड़ा हो गया है। लेकिन जब वो पिता उस बेटे की हरकतों को देखता है, उसके बात करने के तरीके को देखता है और उसके रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों को देखता है, तो पिता को क्या लगता है? क्या लगता है? उसे लगता है कि ये शरीर तो बड़ा हो गया है, लेकिन इसके अंदर का जो दिमाग है वो अभी भी छठी कक्षा के छात्र जैसा ही है। अरे वाह, छठी कक्षा का दिमाग, ये बहुत ही सटीक चित्रण है ना? है ना? अगर हम इसे दैनिक जीवन के उदाहरणों से जोड़ें तो बात एकदम साफ हो जाती है। मान लीजिए कोई ऐसा युवा है जो अपना कमरा तक साफ नहीं रख सकता। बिल्कुल। जो सुबह बिना किसी के जगाए, बिना माँ के अलार्म बने बिस्तर से उठ नहीं सकता। हाँ, ये हर घर में होता है। जो अपनी भावनाओं पर जरा सा भी नियंत्रण नहीं रख सकता और बात बात पर अपना आपा खो देता है, चिल्लाने लगता है। जी। और वो युवा अचानक एक दिन आके खड़ा हो जाए और कहे कि मेरे जीवन का इतना बड़ा फैसला, मेरा करियर, वो मैं खुद तय करूंगा। तो ऐसे में माता पिता का डरना और विरोध करना तो पूरी तरह से तार्किक लगता है, क्योंकि माता पिता ने उस बच्चे को बचपन से लेकर आज तक केवल दूसरों के सहारे पर चलते देखा है, या फिर जब भी उसने बिना सहारे के कुछ किया है तो उल्टे पुल्टे काम ही किए हैं। हाँ, गलतियां ही की हैं। उनके पास उस बच्चे की सफलता का या जिम्मेदारी उठाने का कोई पिछला रिकॉर्ड ही नहीं है, कोई इतिहास नहीं है। समझ रही हूँ। तो जब वो बच्चा अचानक कहता है कि मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे अपने फैसले खुद लेने हैं, तो मुक्ति की ये मांग तो बहुत अच्छी है, इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, आजादी तो सबको चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या उस मुक्ति के साथ जो परिणाम आएंगे, जो मुश्किलें आएंगी, उन्हें झेलने का सामर्थ्य उस बच्चे में है? अगर वो अपने चुने हुए रास्ते पर गिरता है तो क्या उसमें खुद को संभालने की ताकत है, या फिर वो गिरकर दोबारा माता पिता के ही पास रोता हुआ आएगा? ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आजादी सिर्फ ये घोषणा करने का नाम नहीं है कि मैं अपना रास्ता खुद चुनूंगा। बिल्कुल नहीं। आजादी का मतलब तो ये साबित करना है कि मैं इस रास्ते पर आने वाली हर ठोकर, हर विफलता की जिम्मेदारी अकेले उठाने को तैयार हूँ। 100% सही। तो अगर बच्चा अपने दैनिक व्यवहार से ये साबित कर दे कि वो परिपक्व है, तो क्या माता पिता का ये जो विरोध है वो अपने आप खत्म हो जाएगा? स्रोत सामग्री इस पर बहुत स्पष्ट रूप से कहती हैं कि हाँ, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर बच्चा गिरकर खुद संभलने की काबिलियत दिखा दे, अगर वो अपनी छोटी छोटी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेना शुरू कर देना, तो माता पिता उसका निर्णय मान लेंगे। सच में? बिना लड़े? हाँ, क्योंकि माता पिता को असल में ये देखकर सबसे ज्यादा राहत मिलेगी कि उनका बच्चा अब सच में जीवन का भार उठाने के लिए तैयार हो गया है। अब उन्हें उसके भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये तो एक बहुत ही सकारात्मक नजरिया है, लेकिन दुर्भाग्य से असलियत में ऐसा होता कम है।
और यहीं से वो स्थिति पैदा होती है जिसे हमारे समाज में अक्सर पीढ़ियों की खाई या जनरेशन गैप कहा जाता है। जी। जब बच्चा परिपक्वता साबित नहीं कर पाता तो घर में संवाद पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन क्या सच में ये जनरेशन गैप केवल दो अलग-अलग युगों में पैदा होने का परिणाम है? मतलब टेक्नोलॉजी और सोच का अंतर? देखिए, ये जो पीढ़ियों की खाई या जनरेशन गैप है ना, ये एक बहुत ही भ्रामक शब्द है। भ्रामक कैसे? स्रोत इसके पीछे के असली मनोविज्ञान को बहुत अच्छे से उजागर करता है। ये असल में उम्र का अंतर नहीं है, ये परिपक्वता का अंतर है। मैच्योरिटी का अंतर? हाँ, वहां एक बहुत ही गहरा विचार प्रस्तुत किया गया है कि एक पिता उसी दिन बाप की भूमिका से निकलकर दोस्त बनता है जिस दिन उसका बेटा या बेटी परिपक्व हो जाते हैं। अच्छा, मतलब जब दोनों का मानसिक स्तर एक हो जाए? बिल्कुल, क्योंकि दोस्ती के लिए समान स्तर का होना बहुत जरूरी है। सही कहा। दोस्ती हमेशा समान परिपक्वता वाले लोगों के बीच पनपती है। अब देखिए, माता पिता के पास जीवन का एक लंबा अनुभव है, उनके अंदर एक ठहराव है। अगर बच्चा लगातार बचकानी हरकतें करता रहे, अपरिपक्व ही बना रहे, तो उनके बीच दोस्ती का पुल कैसे बन सकता है? बन ही नहीं सकता। एक परिपक्व और एक अपरिपक्व व्यक्ति के बीच केवल तनाव ही हो सकता है, या फिर आदेश और पालन का रिश्ता हो सकता है, लेकिन सच्ची दोस्ती कभी नहीं हो सकती। और जब ये तनाव बढ़ता है ना, तो उसके व्यवहारिक परिणाम बहुत ही कड़वे होते हैं। मैंने देखा है कि घर का पूरा माहौल बिगड़ने लगता है। हाँ, बिल्कुल। बच्चा माता पिता से बात बात पर झूठ बोलने लगता है, वो अपनी बातें छिपाने लगता है। उसे लगता है कि ये लोग मुझे समझ तो रहे नहीं है, तो सच बताकर क्या फायदा? जी। और फिर वो गुस्सा दिखाता है। और इसके जवाब में माता पिता क्या करते हैं? वो अपनी पाबंदियां और कड़ी कर देते हैं। हाँ, और ज्यादा कंट्रोल। जैसे रात को देर से घर नहीं आना, या अब से तुम्हें पैसे सोच समझकर खर्च करने पड़ेंगे। और ये एक दुष्चक्र बन जाता है। बच्चा अगर अकेले कहीं जाने की बात करता है तो माता पिता घबरा जाते हैं। उन्हें डर लगता है कि ये कहीं किसी मुसीबत में ना पड़ जाए या किसी गलत संगत में ना आ जाए। और इस स्थिति पर एक बहुत ही करारा सवाल खड़ा होता है कि आखिर माता पिता के मन में ये खौफ, ये डर पैदा किसने किया? बहुत सही सवाल। अक्सर बच्चे शिकायत करते हैं कि उनके माता पिता बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हैं या बहुत डरपोक हैं। लेकिन ये डर आसमान से तो नहीं गिरा ना? बिल्कुल नहीं गिरा। वो डर किसी और ने नहीं, खुद उस बच्चे के आचरण ने उनके मन में बिठाया है। बच्चे ने अपनी हरकतों से बार बार ये साबित किया है कि वो भरोसे के लायक नहीं है, वो भी कच्चा है। हाँ। और जब तक वो खुद अपने सकारात्मक और जिम्मेदार आचरण से इस डर को दूर नहीं करेगा, तब तक ये जो पीढ़ियों की खाई है, ये बनी ही रहेगी, कोई इसे पाट नहीं सकता। तो फिर इस पूरे उलझन से बाहर निकलने का रास्ता आखिर है क्या? अगर आजादी चाहिए तो परिपक्व होना पड़ेगा, ये तो साफ हो गया। जी। लेकिन असल रूप में ये बड़ा होना या परिपक्व होना कहते किसे हैं? क्योंकि अगर आज के युवाओं को देखा जाए तो बड़े होने की परिभाषा कुछ और ही बन गई है। क्या बन गई है? मतलब कुछ लोगों के लिए इसका मतलब है रात रात भर सड़कों पर घूमना, या माता पिता की हर बात का बिना सोचे समझे विरोध करना। हाँ, बगावत करना। या फिर नशीले पदार्थों का सेवन करके ये जताना कि देखो मैं अब स्वतंत्र हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देखिए, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। बगावत को अक्सर लोग आज़ादी समझ लेते हैं, लेकिन स्रोत इस धारणा को पूरी तरह से नकार देता है। तो असली परिपक्वता क्या है? सिर्फ शारीरिक रूप से बड़ा हो जाना या किसी जिद पर अड़ जाना परिपक्वता नहीं है। बड़ा होने का असली अर्थ है दिमाग से बड़ा होना, वास्तविकता और भ्रम के बीच का अंतर समझ पाना, जो चीज नकली है उसे नकली कहने की हिम्मत रखना, और जो असली है उसे पहचान पाना। और इसी संदर्भ में ना, इस स्रोत में परिपक्वता की एक ऐसी पहचान सामने आती है जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा झकझोरने वाली है। आप किस पहचान की बात कर रही हैं? मैं बात कर रही हूँ अकेलेपन से न डरना। ये विचार इतना गहरा है कि इसे पहली बार में पूरी तरह समझने में थोड़ा समय लगता है। हाँ, ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे गूढ़ विचार है। परिपक्व व्यक्ति का पहला और सबसे स्पष्ट लक्षण यही है कि उसे अकेले चल पाने से डर नहीं लगता। मतलब उसे किसी बैसाखी की जरूरत नहीं होती? बिल्कुल, वो अकेले सोच पाने और अकेले जी पाने से खौफ नहीं खाता। लेकिन यहाँ एक उलझन पैदा होती है। जो लोग सुन रहे हैं वो शायद सोचें कि क्या अकेलेपन से न डरने का मतलब ये है कि इंसान को समाज से कट जाना चाहिए? नहीं नहीं। मतलब क्या उसे अपने परिवार और दोस्तों को छोड़कर किसी पहाड़ पर जाकर वैरागी की तरह जीवन बिताना चाहिए? देखिए, ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। अकेलेपन से न डरने का अर्थ भौतिक रूप से अलग थलग होना बिल्कुल नहीं है। तो फिर इसका क्या मतलब है? एक परिपक्व व्यक्ति सबके साथ रहता है। वो दोस्तों के साथ हंसता खेलता है, परिवार के साथ सारे उत्सव मनाता है, समाज में अपनी हर भूमिका अच्छे से निभाता है। लेकिन उसके भीतर अकेलेपन का खौफ नहीं होता।
मतलब वो किसी पर मानसिक या भावनात्मक रूप से इस हद तक निर्भर नहीं होता कि अगर कल को वो लोग ना रहें तो उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाए। अरे वाह, ये बहुत ही बारीक और अहम अंतर है। हाँ, वो लोगों के साथ चॉइस से रहता है, मजबूरी से नहीं। इससे अगर हम वापस उसी करियर के चुनाव वाले बिंदु से जोड़ें तो बात पूरी तरह से साफ हो जाती है। कैसे? देखिए, बच्चे अक्सर अपनी पसंद का करियर इसलिए नहीं चुन पाते क्योंकि गहराई में वे अकेलेपन से डरते हैं। बिल्कुल सही। उन्हें पता होता है कि अगर वे माता पिता की बात नहीं मानेंगे तो उन्हें माता पिता का वो जो सहारा है, आर्थिक मदद है और वो जो सुरक्षित घोंसला है, वो शायद छोड़ना पड़ सकता है। हाँ, और वो उस सुरक्षा को खोने से डरते हैं। एकदम। वे माता पिता के सामने इसलिए नहीं झुकते क्योंकि वे सच में उनका बहुत सम्मान करते हैं या उनकी बात से सहमत है। वे इसलिए झुकते हैं क्योंकि वे अकेले संघर्ष करने से घबराते हैं। ये एक बहुत ही कड़वा लेकिन एकदम सत्य विश्लेषण है। जब कोई व्यक्ति अकेलेपन से नहीं डरता, तभी वो सही मायने में आजाद फैसले ले सकता है। और सबसे बड़ी बात बताऊं, जो अकेलेपन से नहीं डरता, केवल वही व्यक्ति किसी का सच्चा दोस्त हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी दोस्ती किसी मजबूरी, किसी डर या किसी स्वार्थ पर आधारित नहीं होती। उसकी दोस्ती सिर्फ समझ और सम्मान पर आधारित होती है। और ऐसा ही एक स्वतंत्र और परिपक्व व्यक्ति अपने माता पिता का भी सच्चा दोस्त बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। जब कोई बच्चा उस स्तर की परिपक्वता हासिल कर लेता है जहां उसे अकेले चलने का खौफ नहीं रहता, तब उसके फैसलों में एक अलग ही ठहराव आ जाता है। हाँ, वो घबराया हुआ नहीं रहता। और तब माता पिता के मन का वो जो डर था ना कि हमारा बच्चा गिर जाएगा, वो डर भी अपने आप खत्म हो जाता है। वे समझ जाते हैं कि अब ये जीवन की किसी भी आंधी का सामना खुद कर सकता है। और इस पूरी चर्चा का सार भी यही है, ये समझना कि घर में माता पिता आपके दुश्मन नहीं हैं। अगर किसी युवा को ऐसा लगता है कि उसके माता पिता उसकी तरक्की में रुकावट हैं या उसके दुश्मन बन गए हैं, तो उसे एक कदम पीछे हटकर पूरी स्थिति का दोबारा आकलन करने की जरूरत है। मतलब समस्या को बाहर नहीं, अंदर खोजना है। बिल्कुल। असल गड़बड़ बाहर माता पिता में नहीं, बल्कि भीतर है। वो गड़बड़े इंसान की अपनी अपरिपक्वता और हमेशा एक सहारे की तलाश करना। और जिस दिन वो गड़बड़ ठीक हो जाएगी, बाहर की दुनिया और घर का माहौल अपने आप आपके अनुकूल हो जाएगा। एकदम सही। ये एक ऐसा नजरिया है जो इस पूरी स्थिति को देखने का चश्मा ही बदल देता है। हाँ, पूरी सोच बदल जाती है। मतलब जो बात शुरुआत में एक साधारण सा पारिवारिक झगड़ा लग रही थी या अधिकारों की लड़ाई लग रही थी, वो असल में क्या है? वो आत्मनिर्भरता और अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी को साबित करने की एक परीक्षा है। बिल्कुल। करियर का चुनाव, चाहे वो एमटेक हो या आईएएस, वो केवल क्या चुने का मुद्दा है ही नहीं। तो फिर क्या है? असली सवाल ये है कि जो व्यक्ति निर्णय ले रहा है, क्या वो अपने फैसलों का बोझ खुद उठाने के लिए तैयार है? और ये दृष्टिकोण ना नियंत्रण वापस उस युवा के हाथों में सौंप देता है। उसे किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। हाँ, अब उसे अपने माता पिता को किसी फालतू के तर्क या बहसों में हराने की जरूरत नहीं है। उसे बस अपने शांत आचरण, अपने कर्मों और अपनी समझदारी से ये प्रमाणित करना है कि हाँ, मैं तैयार हूँ। हमने शुरुआत में उस मेन्यू कार्ड वाले भोजन और युद्ध के मैदान की बात की थी, याद है? बिल्कुल याद है। अब ये पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि वो युद्ध इसलिए चल रहा है क्योंकि उस फैसले का, उस जीवन रूपी भोजन का बिल कौन भरेगा, ये अभी तक तय नहीं हुआ है। अरे वाह, क्या बात कही है। बिल कौन भरेगा, है ना? जिस दिन कोई युवा ये साबित कर देता है कि वो अपने हर फैसले का बिल खुद भरने में सक्षम है, उस दिन वो सारा संघर्ष अपने आप खत्म हो जाता है। यह आत्मनिरीक्षण के लिए सच में एक बेहतरीन विचार है। तो इस चर्चा को समेटते हुए स्रोत सामग्री से जुड़ा एक ऐसा विचार उभर कर आता है जो मुझे लगता है जीवन के हर पहलू को छूता है। श्रोताओं के लिए ये एक सोचने वाली बात है। जी बताइए। आज हमने माता पिता और बच्चे के रिश्ते में प्यार, निर्भरता और अकेलेपन के डर की गहराई से बात की। हाँ। अब जरा सोचिए, अगर सच्चा प्यार किसी को आत्मनिर्भर बनाना और अकेले चलने के डर से मुक्त करना है, तो क्या इसी कसौटी पर हमें अपने जीवन के अन्य रिश्तों को नहीं परखना चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। हमारे जो सबसे करीबी दोस्त हैं या जो हमारे रोमांटिक रिश्ते हैं, क्या वहां सच में प्यार है या हम सिर्फ अपनी मानसिक निर्भरता और अकेलेपन के खौफ को प्यार का एक सुंदर सा नाम दे रहे हैं? मतलब हम सिर्फ अकेले होने से डरते हैं इसलिए चिपके हुए हैं? बिल्कुल। कहीं ऐसा तो नहीं कि हर जगह आज़ादी की बड़ी बड़ी बातें करने वाला इंसान
अपने ही बनाए हुए इन निजी रिश्तों में मानसिक रूप से जूते के फीते किसी और से ही बनवाना चाहता है? बाप रे, ये तो एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी अपने आसपास के हर रिश्ते को एक नए और शायद थोड़े असुविधाजनक चश्मे से देखने पर मजबूर कर देगा। हाँ, असुविधाजनक तो है पर शायद जरूरी भी है। खैर, इस गहराई से विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत मजा आया। उम्मीद है कि आज की इस चर्चा ने हमारे श्रोताओं को पुरानी पारिवारिक उलझनों को सुलझाने का एक नया सिरा जरूर दिया होगा। जीवन के ऐसे ही किसी और दिलचस्प और गहरे विषय के साथ हम फिर से विचारों की दुनिया में उतरेंगे। तब तक ज्ञान की इस यात्रा को जारी रखें।